अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। तो आज की वीडियो बेसिकली रिफ्यूज़ल्स बिहाइंड कनाडा विज़िट वीज़ा। अभी आजकल जो बहुत ज़ोरों पे यही समझ लें कि वीज़ाज़ के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं, कनाडा विज़िट वीज़ा है। एक्चुअली पाकिस्तान के हालात ऐसे हो चुके हैं कि हर एक की कोशिश है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाए, निकले, बस निकलने की कोशिश करे। तो इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों के वीज़ाज़ अप्रूव भी हुए, बहुत सारे लोगों के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ भी हुए। तो ऐसी क्या वजह है कि लोगों के फाइनेंशियल्स ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी होने के बावजूद उनको रिफ्यूज़ल्स मिल रहे हैं? ऐसी क्या वजह है कि लोगों ने ये समझा था कि बैंक स्टेटमेंट के बगैर भी वो अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी मिसकंसेप्शंस दी गई कुछ कंसल्टेंट्स की तरफ से, या ये और बहुत सारे लोगों को ये भी लगता था कि बैंक स्टेटमेंट के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत से कंसल्टेंट्स ने स्पेशली इन लोगों को थोड़ा मिसगाइड किया, और टाइम भी वेस्ट हुआ, पैसा भी वेस्ट हुआ। तो बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। और इससे रिलेटेड एक मैंने बहुत टाइम पहले एक शॉर्ट अपलोड किया था, उसमें भी मैंने अगेन बैंक स्टेटमेंट पे ही ज़्यादा फोर्स किया था कि आप उस चीज़ को मेंटेन करें। तो एक्चुअली मुझे चैनल बनाने का या इस चीज़ को आगे ग्रो करने का बहुत लेट ख़्याल आया, तो आई एम ऑलरेडी लेट। तो बेसिकली जब मैं इस चीज़ से अब एक जुड़ चुकी हूँ, रिलेटेड हुई हूँ, मुझे इन चीज़ों की समझ आई है, तो मुझे ये आइडिया हुआ कि कैसे-कैसे लोग गलतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं, मिसगाइडेड होते हैं। तो इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मसले-मसाइल का शिकार हो जाते हैं लोग। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी वीडियोज़ अपलोड करूँगी, मुझे जब भी टाइम मिला, और उम्मीद है कि आप लोग भी उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो टोटली 101% जेन्युइन होगी। और मोस्टली जब लोग जाके किसी कंसल्टेंट को अपना केस देते हैं, इधर-उधर सोशल मीडिया पे लोग व्यूज़ बढ़ाने के लिए वीडियोज़ लगा देते हैं कि भई चलें फ़लाँ मुल्क में चलें, या कुछ भी नहीं चाहिए। तो यही देखते-देखते किसी कंसल्टेंट के पास केस भी दे आते हैं, 2-4 लाख वहाँ पे दे आते हैं, और उनकी पॉलिसीज़ ये होती हैं कि वीज़ा फिर आपका लगे या ना लगे, वो नॉन रिफंडेबल चीज़ है। तो अब इस टाइम में हमारे पास पैसा तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट आपके पास टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जब आप अपना केस हैंड ओवर करके आते हैं किसी भी कंसल्टेंट को, तो उसी दिन से ज़ाहिर सी बात है कि लोग फिर सोचना शुरू हो जाते हैं बाहर का, कि हम वहाँ पहुँच के ये सब कुछ। तो ये एक बहुत गलत बात है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए, और जब तक आपकी ये कुछ चीज़ें जो भी मैं बताऊँगी इस वीडियो में, वो चीज़ें उस तरह की कंप्लीट ना हों, स्ट्रॉन्ग ना हों, तो आप फिर उम्मीद मत रखें कि आपको आगे वीज़ा मिलेगा। दोनों साइड्स को देखना चाहिए ना, हाँ और ना। तो और फिर ऐसे होता है कि कुछ कंसल्टेंट्स टर्न बेस पे भी आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं, या 2-4 लाख आप अपना वहाँ रख देते हो। बट इसका 0% आपको फ़ायदा होता है जब रिफ्यूज़ल्स में ऐसी वजूहात या ऐसी रीज़न्स वो लिख के भेजते हैं जिनको ना तो कंसल्टेंट जस्टिफ़ाई कर सकता है और ना आप। फिर ना तो आप क्लेम कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कंसल्टेंट को कि मेरा आपकी वजह से रिफ्यूज़ हुआ वीज़ा। तो फिर दोनों साइड्स पे बात आके वो बात ख़त्म हो जाती है, और आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेन वजूहात जो बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न्स हैं बिहाइंड रिफ्यूज़ल, उनको डिस्कस करूँगी, और उनसे बचने के लिए, उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, उन चीज़ों को इम्प्रूव करने के कुछ वेज़ आपको बताऊँगी। बहुत इम्पॉर्टेंट वेज़ हैं और बहुत टेक्निकल वेज़ हैं। तो और आप चाहे तो इन चीज़ों को नोट भी कर लें, आगे इन पे आपने वर्किंग करनी है। तो बेसिकली अब अगर हम इन रीज़न्स को डिस्कस करें कि रिफ्यूज़ल्स की मेन रीज़न्स क्या हैं। बहुत सारे लोग जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, ऐसे नहीं है कि उनकी बैंक स्टेटमेंट ख़राब होती है, उनके पास फाइनेंशियल एसेट्स नहीं होते। बहुत सारे लोगों की बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी होती है, 5 मिलियन, 6 मिलियन होती है। फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक ऐसी चीज़ें, लेकिन फिर भी रिफ्यूज़ल आ जाता है। तो मेनली क्या वजह होती है इस चीज़ के पीछे कि रिफ्यूज़ल आ गया अगर किसी बंदे का, तो मेनली जो एक रीज़न लिखी आती है उसमें एक बड़ी लाइन क्लियरली, जैसे मैंने बताया, कि लिखी होती है कि वीज़ा ऑफिसर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद योर इंटेंशंस टू लीव दिस कंट्री बिफोर वीज़ा एक्सपायर्स। तो वो आपकी इंटेंशंस पे सैटिस्फाइड नहीं हो पाते, क्यों नहीं हो पाते?
कि आपकी इंटेंशंस पे उनको डाउट होता है, क्यों होता है कि आप उस कंट्री को लीव नहीं करेंगे, क्या इसकी रीज़न है? तो उसकी क्या वजूहात हैं, वो उन वजूहात को मांगते हैं कि हम क्यों नहीं आपकी उन इंटेंशंस पे सेटिस्फाइड। तो अब उन इंटेंशंस को बंदा कैसे प्रूव करे? सेकंड जो उसमें एक रीज़न लिखी होती है, आपके फाइनेंशियल टाइज़ जो होते हैं, आपके माली हालात जो पाकिस्तान में हैं, उस पे वो सैटिस्फाइड नहीं होते कि आपके पाकिस्तान में जो हालात हैं, आप उनको जस्टिफ़ाई नहीं कर पाते कि मैं इन वजूहात या इन बेसिस पे आगे अप्लाई करना चाहता हूँ। मेरे पीछे पाकिस्तान में इतना कोई अच्छा कारोबार है, जॉब है, और इन फाइनेंशियल्स पे आपका जो रिफ्यूज़ल होता है, वो किस एक मेन चीज़ को पे डिपेंड करता है, वो होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओवर ऑल द अदर थिंग्स और डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड इन फाइल, जिस पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, वो होती है बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट पे कैसे आप काम कर सकते हो, या उस पे रिफ्यूज़ल्स कैसे किस वजह पे आते हैं, किन किन पॉइंट्स को वो बड़ा गौर से देखते हैं, और किन किन पॉइंट्स पे पिकअप करते हैं उन चीज़ों को, कुछ ऐसी। और साथ में बस आपकी फाइनेंशियल कंट्रीज़ अगेन जो इसी के साथ एक रिलेटेड रिफ्यूज़ल की वजह होती है, वो होता है कि अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ योर कंट्री वी आर नॉट सेटिस्फाइड आइदर यू आर अ जेन्युइन विजिटर और। अब जैसे कि मैंने 2 रीज़न्स बताई, एक तो ये कि आपकी इंटेंशंस पे वीज़ा ऑफ़िसर डाउटफुल होता है, दूसरी फाइनेंशियल कंडीशंस होती है, मेनली बैंक स्टेटमेंट। थर्ड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है, वो होते हैं पाकिस्तान में आपके फाइनेंशियल के अलावा फैमिली टाइज़, फैमिली कनेक्शंस, फैमिली रिलेशंस। ये चीज़ बहुत इम्पैक्ट करती है कि जब आप कहीं भी बाहर अप्लाई करते हैं, तो आपके पीछे आपकी फैमिली कोई ऐसी हो जिसके लिए आपको अल्टीमेटली वापस आना पड़े। आपने अपने डिपेंडेंट्स को ऐसे पीछे शो करना होता है कि मेरे पीछे ये डिपेंडेंट्स हैं जिनके लिए मैं वापस आऊँगा, या जो मेरे पे डिपेंड करते हैं, जो कि मेरे अलावा सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जब बंदा कोई ऐसे पीछे अपनी ऐसा कोई कनेक्शन शो नहीं कर पाता, या ऐसा कोई रिलेशन जहाँ पे इस बंदे की बहुत ज़रूरत है, तो जब ऐसी कोई सिचुएशन, कोई ऐसा कनेक्शन, या कोई ऐसे पीछे अपने डिपेंडेंट्स को शो नहीं कर पाता, तो यहाँ ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि जब आप पे कोई मेनली लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कोई बच्चे, आपकी वाइफ़, कोई ऐसे डिपेंडेंट्स नहीं है, तो उनको ये लाज़मी तौर पे डाउट हो जाता है कि ये बंदा वापस नहीं आएगा, बिकॉज़ कोई रिलेशन पीछे है नहीं जिसकी वजह से ये बंदा कम बैक करे। तो आज इन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, पॉसिबल सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे कि इनको ओवरकम कैसे किया जाए, कैसे जो भी पॉसिबल वेज़ हुए मैं अभी लाज़मी बताऊँगी और बताने जा भी रही हूँ। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिनकी बेस पे उनको रिफ्यूज़ल मिलता है। तो अभी सबसे पहले अगर मैं बताऊँ, तो वो ये होगा कि पाकिस्तानीज़ जो अभी अप्लाई कर रहे हैं, वो बिफोर सितंबर अगर अप्लाई करते हैं तो वेल एंड गुड, लाइक मार्च के मंथ से वो अगर अप्लाई करते हैं, तो बेसिकली कनाडा में अब जो वेदर कंडीशंस होने वाली हैं आफ्टर सितंबर, टेम्परेचर माइनस में जाएगा, तो विजिटर्स बहुत कम जाते हैं। तो क्या होता है कि कनाडा की विज़िट एप्लीकेशंस मोस्टली सितंबर तक क्लोज़ हो जाती हैं। तो लोग क्या करते हैं फिर, अभी की एप्लीकेशंस में उनके बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं रिफ्यूज़ल्स के। तो क्या है कि आप बिफोर सितंबर अगर अप्लाई करते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें बड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट माइंड में रखनी होती हैं, क्योंकि जब विंटर पीक पे चला जाता है आफ्टर सितंबर, तो वहाँ पे टूरिस्ट जो प्लेसेस होती हैं वो ऑलमोस्ट शट डाउन हो जाती हैं, वहाँ पे काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इन केस अगर आप अप्लाई कर लेते हो सितंबर में, तो फिर आपने ये करना होता है कि आप अपना जो ट्रैवल प्लान है, अपना जो पूरा आपका शेड्यूल है, उसको आप मार्च तक ले जाएँ, ठीक है? आपने जो भी चीज़ें उसमें ऐड करनी है, ट्रैवल प्लान है, कवर लेटर है, उसमें जो भी चीज़ें आपने ऐड करनी है, जो डिस्क्राइब करना है, वो आप मार्च का पूरा प्लान लिखें। और क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि सितंबर के बाद से सब कुछ कनाडा में टेम्परेचर कम होने की वजह से सब कुछ बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। तो फिर जो टूरिज़्म है वो पॉसिबल नहीं होती। सेकंड चीज़, आप जो एक रीज़न या जिस बेस पे अप्लाई कर सकते हो, वो ये आप लिख सकते हैं कि मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ फॉर द न्यू ईयर, ठीक है? 2024 का आप प्लान कर दें। आप उसमें लिखें कि कोई फ़लाँ इवेंट है न्यू ईयर में, मैं उसको अटेंड करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। मैं उसको अटेंड करने में इंटरेस्टेड हूँ।
तो ये कोई रीज़न है जिसकी वजह से मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, ठीक है? तो जब आप ये रीज़न देंगे तो वो डेफ़िनेटली फिर ये होगा कि आपका प्लान एक्चुअली न्यू ईयर का है, ठीक है? न्यू ईयर में मार्च, अप्रैल के मंथ्स का है। तो बिकॉज़ अब टाइम भी लग जाता है वीज़ा प्रोसेसिंग में। तो देन अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, मेन डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं, क्या वजह होती है कि उनको हम जस्टिफ़ाई नहीं कर पाते, प्रूफ़ नहीं कर पाते, इतनी चीज़ें इतने स्ट्रॉन्गली फाइनेंशियल्स के होते हुए भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। तो उनमें बेसिकली जो मैटर करती है चीज़ वो होते हैं आपके फाइनेंशियल पेपर्स। फाइनेंशियल पेपर्स से मुराद कोई आपके प्रॉपर्टी पेपर्स हो गए, कोई ऐसे पेपर्स हो गए जिनसे आपको इनकम आ रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रेंटल पेपर्स, कोई रेंटल एग्रीमेंट्स, कोई रेंटल प्रॉपर्टीज़। तो जब आपकी ऐसी आप कोई चीज़ें उसमें ऐड अप करते हैं जिनसे आपको इनकम आ रही हो, तो वो ज़्यादा फिर आपके लिए एक प्लस पॉइंट साबित होते हैं। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंटली अगेन चीज़ वो है बैंक स्टेटमेंट। आप ये समझ लें कि पूरी चीज़ के ऊपर, पूरे आपके फ़ाइल के ऊपर एक इस चीज़ का सबसे बड़ा रोल होता है। तो बैंक स्टेटमेंट पे फिर उसके बाद क्या इश्यूज़ अराइज़ होते हैं कि वो हर एक चीज़ को डाउटफुल कर देती है। तो बैंक स्टेटमेंट में जो होती हैं ट्रांज़ैक्शंस हो रही होती हैं, लार्ज ट्रांज़ैक्शंस होती हैं कभी-कभी, और आपका जो टैक्स होता है वो कम पेड होता है, कम फाइल हम कह सकते हैं कि जो टैक्स फाइल होता है वो कम होता है, या फिर कम ट्रांज़ैक्शंस होती हैं और ज़्यादा आप टैक्स पेड शो हुए होते हैं वहाँ पे, आपका टैक्स वहाँ पे ज़्यादा शो हुआ है। तो फिर जब एक चीज़ कम है और दूसरी चीज़ ज़्यादा है, एक बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। लार्ज ट्रांज़ैक्शंस कम टैक्स और लार्ज ट्रांज़ैक्शंस लाइक वाइस वर्सा। तो फिर ये चीज़ जो है ये उस उन लोगों को डेफ़िनेटली डाउटफुल करती है कि कुछ तो इसमें गड़बड़ है, कि दोनों चीज़ें बराबर या बैलेंस में क्यों नहीं है। तो इसी चीज़ के दौरान एक और चीज़ जो इग्नोर की जाती है, लोग इग्नोर करते हैं ट्रांज़ैक्शंस में, कि भई इतने पैसे आ रहे हैं मेरे अकाउंट में मंथली, और लेकिन उससे डबल जा रहे हैं या उससे ज़्यादा जा रहे हैं, तो सेविंग बहुत कम हो पाती है। तो इस चीज़ में फिर क्या होता है, या तो आपकी सेविंग अच्छी नहीं हो रही है, ट्रांज़ैक्शंस को आप प्रूफ़ नहीं कर पा रहे हो। तो जब ऐसे कुछ चीज़ें बीच में आ जाती हैं, तो ये एक आम भी कोई बंदा कंसल्टेंट होगा तो उसको भी पता लग जाता है कि इस बंदे का वीज़ा रिफ्यू तो फिर इन शॉर्ट कि आपने सबसे ज़्यादा जो काम करना है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट में उन ट्रांज़ैक्शंस पे और टैक्स रिटर्न्स पे काम करना है। जब आपका इरादा बने कहीं पे भी अप्लाई करने का, तो सबसे पहले आप अपनी स्टेटमेंट को आप मद्देनज़र रखें। स्टेटमेंट बनने का, होने का मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता कि आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस इतना है, आपके अकाउंट में ट्रांज़ैक्शंस इतनी हो रही हैं। उन ट्रांज़ैक्शंस के प्रूफ्स आपके पास हों कि कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या उसका सोर्स था, और अगर गैप है ट्रांज़ैक्शंस में और टैक्स रिटर्न्स में, तो ये डेफ़िनेटली चीज़ प्रूव होगी आपकी फ़ाइल को रॉन्ग साबित करने में, ठीक है? तो एक तो इस चीज़ पे आपने काम करना है, प्रॉपर एक बैंक स्टेटमेंट प्लान लेके चलें, और कोशिश करें कि फिर जो प्लान लेके चलें उसको आप बाद में अपनी फ़ाइल में प्रूव भी कर पाएँ। अपनी इनकम को एक हर पॉसिबल वे में बड़ा एक स्मूथ लेके चलें और उसको शो करें। तो इन रीज़न्स के अलावा अब एक और जिस रीज़न पे आपने काम करना है, जैसे अभी मैंने पहले भी ज़िक्र किया, फैमिली टाइज़ जो होते हैं। फैमिली टाइज़ क्या होते हैं? आपके अपने फैमिली सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, आपकी अपनी फैमिली, ठीक है? अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आता है कि जब आप कनाडा वो फॉर्म्स फिल अप करते हैं, तो वहाँ पे एक सेक्शन होता है फैमिली इन्फॉर्मेशन का। उस फैमिली इन्फॉर्मेशन में आपने अपने सारे बहन-भाई जो हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, उनकी डिटेल्स को ऐड अप करना होता है। तो लोग क्या करते हैं कि एफआरसी तो लाज़मी आपने वहाँ पे ऐड करनी होती है, लाइक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब एफआरसी अगर तो आप मैरिड हैं, तो बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं वो एफआरसी सिर्फ़ और सिर्फ़ जो उनकी अपनी फैमिली लाइक मिसेज़ और बच्चों के साथ हैं वो अटैच कर देते हैं। तो जब आप बाहर अप्लाई करते हैं तो आप अपने डिपेंडेंट्स को पीछे बड़ा फिर कम शो करते हैं। लाइक देखें, अगर आपकी अपनी फैमिली है तो आपके पेरेंट्स और बाकी सिबलिंग्स भी तो शो होने चाहिए। उनका क्या सबूत है कि वो भी पाकिस्तान में हैं या नहीं है? तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने एफआरसीज़ दोनों जो हैं वो प्रोवाइड करनी होती हैं। बाज़ औक़ात कंसल्टेंट्स नहीं माँगते, तो आपने खुद से भी ये उनको साथ में प्रोवाइड कर देनी होती है।
कि लोगों को ये लगता है कि भाई फॉर्म में आपने ऐड अप कर दी हैं डिटेल्स तो इट्स इनफ। नो, दैट्स नॉट इनफ। एफआरसी दोनों आपने देनी होंगी जो नादरा से बनवाई जाती हैं। एक होगी आपके अपने सिबलिंग्स बहन भाइयों के साथ, और फिर दूसरी होगी आपके अपनी फैमिली के साथ, ताकि उनको ये श्योरिटी हो जाए कि भाई पाकिस्तान में इस बंदे का कोई डिपेंडेंट है और ये लाजमी मौजूद है, जिनके लिए आपने वापस आना है और आपकी इंटेंशंस बड़ी क्लियर हैं। उसके बाद क्या होता है कि साथ साथ एक और चीज़ के अगर ज़्यादा चांसेस आपके वीज़ा के कुछ परसेंट चांसेस तब बढ़ सकते हैं अगर आप मैरिड हों। लाइक आपके डिपेंडेंट्स में इजाफा ही तो होगा ना। तो अनमैरिड अगर हो बंदा तो कुछ परसेंट चांसेस उनके कम हो जाते हैं, बिकॉज़ फैमिली सिबलिंग्स से तो अकॉर्डिंग टू जैसे होता है बाहर के लाइक यूरोपियन और बाकी कंट्रीज़ के जो होते हैं बच्चे, वो तो डेफ़िनेटली अकेले भी रह रहे होते हैं। तो वो उनके लिए अपनी जो फैमिली होती है बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, करियर के लिए इधर-उधर वो रह रहे होते हैं। तो जो मैटर उनके लिए चीज़ करती है वो उनके पर्सनली जो उनकी अपनी फैमिली है, बच्चे हैं या बीवी है, वो मैटर करती है। तो मैरिड लोगों के कुछ परसेंट चांसेस बढ़ जाते हैं, बट ये भी डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों को, उन प्रूफ्स को प्रेज़ेंट कैसे करते हो। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये कि पाकिस्तान में आपके बिज़नेस टाइज़, सैलरी टाइज़, कोई आपके जॉब बिज़नेस जो टाइज़ होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, उनको प्रूव करना, उनको शो अप करना। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है कि बहुत सारे बंदे जब अप्लाई करते हैं तो या तो अपने आप को बिज़नेसमैन शो करते हैं, तो बिज़नेस जब शो करते हैं तो वो पूरे तरीके से शो नहीं कर पाते। अब उसमें क्या करते हैं? उसमें ये लोग करते हैं कि नॉर्मली जो एक लेटर हेड्स होते हैं, विज़िटिंग कार्ड्स होते हैं, उनको अपने नाम का बनवा लेंगे और उनको एज़ अपना रजिस्ट्रेशन पेपर्स के तौर पे शो कर देंगे। तो जब आप ये पेपर्स शो करते हैं, वहाँ पे बड़ा क्लियरली एक होता है, ऑप्शन होता है बिज़नेस रजिस्ट्रेशन पेपर्स को सबमिट करने का। तो देखिए एम्बेसी इतनी बेवकूफ़ फिर नहीं होती कि जो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन पेपर्स होते हैं किसी कंपनी के, उनमें और नॉर्मली जो लेटर हेड्स या विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, उनमें फ़र्क ना कर सके। तो आपने अपने आप को बिज़नेसमैन शो करना है तो प्रॉपर्ली अपने आप को रजिस्टर करवाएँ, वो जेन्युइन पेपर्स दें। और अगर आपने जॉब अपनी शो करनी है तो उसके लिए प्रॉपर सैलरी स्लिप्स दें, अपने जो आपकी सैलरी वसूल हुई है और जो दीगर उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से शो अप करें। तो उसके लिए अगर आप अपने आप को सैलरीड पर्सन शो करते हैं तो आप अपनी जो जॉब डेजिग्नेशन होती है, जो जॉब पोस्टिंग होती है, पोजीशन होती है, उसको अच्छा से शो करें, लाइक अ मैनेजर, अकाउंटेंट, कुछ ऐसे शो करें। तो आप किसी अच्छी पोस्ट पे हो ना, तब जिसके लिए आप वापस भी आएँ, क्योंकि छोटी पोस्ट पे अगर आप हैं तो आप ज़्यादा सैलरी नहीं शो कर पाएँगे। सेकंड जो चीज़ है वो है सैलरी। अब एक्चुअली जो पाकिस्तान में इस टाइम पे इन्फ्लेशन रेट चल रहा है और जो कंडीशंस हैं, हालात हैं, उनके मुताबिक अगर आप अपनी सैलरी 80 टू 90,000 शो करते हैं तो दैट्स नॉट रियली मच, ठीक है? ये इनफ नहीं है। आपने अपनी सैलरी अब कम से कम 2 लाख तक शो करनी होती है, ताकि जब आपके डिपेंडेंट्स हैं वो उनका भी एक निकल आए एवरेज के, जितना पैसा आपने उनके लिए रखा होगा या जो रख के जाएँगे बाहर, और जितने में आपका गुज़ारा हो जाए और आपकी बैंक स्टेटमेंट भी रन कर सके। तो जब आपकी एक तो वो सैलरी वगैरह अच्छी शो हो जाए तो फिर आपने मतलब ज़ाहिर-सी बात है कि आपने सैलरी इतनी शो करनी है जिसके लिए आपने ये प्रूव करना है कि मैंने वापस आके रीजॉइन करना है। अब जैसे कि आपको आइडिया होगा कि विज़िट वीज़ा पे बाहर काम अलाउ नहीं होता। तो फिर आपने अपनी सेविंग्स को इतना शो करना होता है कि आप ईज़िली वहाँ पे रह के अपनी अकोमोडेशन, अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग ईज़िली मैनेज कर सकें। कोई उसके साथ-साथ अपनी कोई जॉब का एनओसी बनवा लें और आपने डेफ़िनेटली उसको आगे रीजॉइन करना है, ये बस आपने उनको श्योरिटी देनी है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है साथ ही एक हो गए आपके फाइनेंशियल टाइज़, फैमिली टाइज़ हो गए, फिर बिज़नेस टाइज़, देन आते हैं सोशल टाइज़ की तरफ। तो सोशल टाइज़ से मुराद ये कि आप कौन से कोई फलाही कामों में इन्वॉल्व हैं, आप कोई एनजीओज़ में काम कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें जिनमें आपका नाम है और या आप उस चीज़ के हेड हैं, तो आप उस चीज़ को आके कंटिन्यू करेंगे और वो एक काम है वो आपने स्टार्टअप किया है, तो आप उस काम को रन कर रहे हो और वो काम टोटली आप पे डिपेंड कर रहा है। तो फिर आपने डेफ़िनेटली उस काम को आगे ग्रो करना है। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ट्रैवल हिस्ट्री। अब
ट्रैवल हिस्ट्री को लेके भी जो लोग हैं वो बहुत सारे गलत फहमियों का शिकार हैं या उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से पहली चीज़ तो ये कि ट्रैवल हिस्ट्री में वर्क जो आपकी हिस्ट्री होती है ना, आप वर्क वीज़ा पे कहीं पे जाते हो, तो वो ट्रैवल हिस्ट्री में शुमार नहीं होता। देखिए, ट्रैवल हिस्ट्री का मकसद ये होता है कि आप किसी भी कंट्री में ये देखें विज़िट पे गए हैं और आप ड्यू डेट में वापस आ गए हैं। आपने कोई लॉ ब्रीच नहीं किया, कोई रूल रेगुलेशंस तोड़े नहीं हैं। तो आपने ये श्योरिटी देनी होती है कि आप लाज़मी वापस आए हैं। जी, आप जेन्युइन विज़िटर थे, आपका मकसद सिर्फ़ घूमना-फिरना और वापस आना था। लेकिन जब आप वर्क पे गए हो, तो वो डेफ़िनेटली आपने लंबे अरसे के लिए वहाँ रहना था और उसके ख़त्म होने के बाद आपने वापस ही आना था। तो ये जो चीज़ है वर्क हिस्ट्री, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, जो कि कनाडा के सामने या किसी भी कंट्री के सामने एज़ अ ट्रैवल हिस्ट्री में वो ऐड अप हो। दूसरी चीज़ ये कि ट्रैवल हिस्ट्री में जैसे कि अरब ममालिक आ जाते हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, बहरीन, यूएई, दुबई, ये सारी कंट्रीज़, ओमान, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करती। ये ट्रैवल हिस्ट्री कनाडा के सामने बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। ये गल्फ़ कंट्रीज़ की हिस्ट्री है। सबसे बेटर जो होता है ऑप्शन, अगर आप इज़ीली ट्रैवल कर सकते हो, तो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आप थाईलैंड, मलेशिया, टर्की, श्रीलंका, ऐसी कंट्रीज़ में आप जाएँ और कुछ दिन के ट्रैवल के लिए जाएँ और उन्हीं दिनों में ट्रैवल करके वापस आ जाएँ। तो ये फिर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री एक गल्फ़ कंट्रीज़ के कंपैरिज़न में बहुत अच्छी होगी कि आप देखिए एक विज़िटर के तौर पे गए और वापस आ गए, तो आपका कनाडा में भी एक शॉर्ट सा विज़िट करने का इरादा है। सो अपनी हिस्ट्री को बेहतर अगर आपने बनाना है, तो गल्फ़ कंट्रीज़ के अलावा बाकी कंट्रीज़ को एक अपनी लिस्ट में रखें और उनको ट्रैवल करें। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है, जो पेपर आता है, वो होता है होटल बुकिंग का। आप डेफ़िनेटली जब बाहर अप्लाई करते हैं तो आपको चेकलिस्ट में भी कहा गया होता है कि आपने अपनी होटल बुकिंग प्रोवाइड करनी है जहाँ पे आप रिज़ाइड करेंगे। अब जब आप अप्लाई करते हो तो जो होटल बुकिंग होती है किसी भी एरिया की, तो होटल बुकिंग जो अकोमोडेशन है वो आपकी लाज़मी वहाँ पे चाहिए होती है, ताकि श्योरिटी हो कि बंदे ने वहाँ पे पूरे इंतज़ामात किए हैं। सेकंड चीज़ होता है रिटर्न टिकट का। तो रिटर्न टिकट भी आपने एक्चुअली वो होता तो उनको भी पता होता है कि रिटर्न टिकट वो जेन्युइन नहीं है, बट वो आपके एक ट्रैवल को शो करता है कि आपका डेफ़िनेटली इस एक सिटी पे कॉन्संट्रेट है, फ़ोकस है, तो आपने वहाँ से वहाँ पे जाना और वापस आना है। देन नेक्स्ट जो होटल बुकिंग है, वो उसमें क्या होता है कि आप जब डिफरेंट सिटीज़ में अप्लाई करते हो ना, डिफरेंट सिटीज़ का जब आपने ट्रैवल प्लान लिखा है, आप मिसाल के तौर पे 8 दिन के लिए जा रहे हो, कुछ दिन के लिए, तो आप जब डिफरेंट सिटीज़ में घूमने फिरने जाओगे, तो अपनी जो होटल बुकिंग्स हैं उनको भी आपने डिफरेंटली चेंज करना है। आपने उसी के मुताबिक डिफरेंट होटल्स की बुकिंग करनी है, 1-1 रात, 2-2 रात के लिए। तो जब आप 1 दिन 2 दिन उसमें नाइट्स आपने मेंशन की होती हैं, आप उसके लिए ऐड करते हो, तो वो फिर ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि इस बंदे ने बड़ा एक प्लान किया है। अभी मैंने ज़िक्र किया इसमें ट्रैवल प्लान का। अब ट्रैवल प्लान इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि आपकी फ़ाइल को अट्रैक्टिव बना देगा, थोड़ा-सा उसको इंटरेस्टिंग बना देगा कि आपने ट्रैवल कैसे प्लान किया है। तो ट्रैवल प्लान में जब आप कनाडा अप्लाई करने का सोचें या किसी भी कंट्री में जाने का सोचें, तो आपने क्या लिखना होता है कि मैं इतने दिन के लिए वहाँ पे स्टे करूँगा। अब मेरे उस स्टे में क्या है कि मैं 8 दिन का या 10 दिन का स्टे है। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस एयरपोर्ट पे मैं करूँगा, मैं मेरी वहाँ पे लैंडिंग है। वहाँ पे जाने के बाद मैं फ़लाँ होटल में रिज़ाइड करूँगा। वहाँ पे 1 नाइट है, डे है, वहाँ पे मैं रह के नेक्स्ट मेरा इस सिटी में जाने का इरादा है। वहाँ उस सिटी में जाके मैंने इस जगह को एक्सप्लोर करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं फ़लाँ ट्रेन, फ़लाँ गाड़ी के थ्रू फ़लाँ अगर नेक्स्ट सिटी में जाऊँगा, फिर वहाँ पे मेरी ये नेक्स्ट अकोमोडेशन है, ठीक है? तो उन 8 या 10 डेज़ का आपने ट्रैवल प्लान बड़ा अच्छा-सा बताना है, बड़ा ब्रीफली नहीं, बड़ी डिटेल में उसको डिस्क्राइब करना है कि एक्चुअल में लगे कि बंदा अगर वहाँ पे घूमने-फिरने जाने का इरादा रख रहा है, तो उसने बड़ी उस पे रिसर्च की है। नेक्स्ट जो आ जाता है वो होता है अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम। तो अपॉइंटमेंट्स का बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, तो अपॉइंटमेंट्स कभी आपको जल्दी मिलती हैं, कभी लेट मिलती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग 3 से 4 महीने का मार्जिन रख के अपना ट्रैवल प्लान आप उस अपने लेटर में लिखें। उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान सारा करें ट्रैवल का।
तो क्योंकि अपॉइंटमेंट्स का बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, लेट भी मिलती हैं और फिर प्रोसेसिंग में अबव देन 45 डेज़ भी लग सकते हैं। तो अब अगर हम सम अप करें इन सारी बातों को, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की हैं आज, उनमें आ जाता है सबसे पहले आपके जो इंटेंशंस हैं उनको आपने क्लियर करना है, अपने फाइनेंशियल्स को आपने अच्छे से प्रूव करना है, बैंक स्टेटमेंट पे काम करना है। 3 टू 4 मंथ्स की आराम से पहले आप बैंक स्टेटमेंट बनाएँ, जिसको आप बाद में प्रूव कर सकें, देन अपना वीज़ा फ़ाइल करवाएँ। और बैंक स्टेटमेंट ही वो मेन चीज़ है जिसको देख के वो बाकी चीज़ों पे फिर यही समझ लें कि कोई छोटे-छोटे पॉइंट्स को नोट करना शुरू करते हैं। देन अपने फैमिली टाइज़ को, अगर आपके फैमिली कनेक्शंस पाकिस्तान में हैं, तो उनको अच्छे से एलाबोरेट करें। अपने सोशल टाइज़ को बड़ा अच्छे से प्रेज़ेंट करें और जो भी आपकी चीज़ें हैं, जिन-जिन चीज़ों का आप ज़िक्र करना चाहते हैं फ़ाइनेंशियली तौर पे, अगर आपके इवन पास किसी गाड़ी की भी मालियत है ना, तो आप उसको शो करें। तो इंशाल्लाह इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होगा। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं किसी और टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।